हेलो बच्चों। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत यूनिक वे से। आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस, राइट। तो जितनी भी एनसीईआरटी की एक्टिविटीज हैं उनको हम साथ में कवर करते हुए चलेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हम थ्योरेटिकल पोर्शन को भी डिस्कस करेंगे, उसके बाद साथ साथ जो एक्टिविटीज हैं उसको भी बहुत इजी वे में हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या होती है कि वो प्रोसेस है जहां पर एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में। ठीक है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? केमिकल रिएक्शन। और जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है देयर आर सर्टेन केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस। ठीक। ये आपके लिए एक ओवरव्यू था। अब हम डिस्कस करते हैं, चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? ये एक प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस रिएक्ट करके नया सब्सटेंस बनाएंगे जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी दोनों अलग होंगी। अब एक केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है? इक्वेशन है जो भी, वो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन का, जिसमें सिंबल्स और फॉर्मूलाज यूज किए जाते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के। एक सिंपल सा एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पर। आप देख पा रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख पा रहे हैं दे आर नोन एज रिएक्टेंट्स, और राइट हैंड साइड में जो है दे आर प्रोडक्ट्स। तो अगर मैं सिंपली ये लिखूं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर बना रहे हैं, दिस इज नोन एज वर्ड इक्वेशन। ठीक है, इसको हम वर्ड इक्वेशन कहते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं लेफ्ट हैंड साइड में उतने ही प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स हों राइट हैंड साइड में, देन इट इज नोन एज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। है ना। जो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू दैट ऑफ प्रोडक्ट साइड। तो ये क्यों होता है? इट इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमें पता है कि मास को हम ना तो क्रिएट कर सकते, ना मास को हम डिस्ट्रॉय कर सकते। सिंपली हम क्या कर सकते हैं, मास को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये सिंपल तरीका होता है जिसके थ्रू हम नए प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन करते हैं। अब जब बैलेंसिंग करते हैं तो एक कहते हैं ना जुगाड़ वाला तरीका अपनाएंगे हम। जुगाड़ वाला हिट एंड ट्रायल मेथड, थोड़ा सा सोफेस्टिकेटेड मैनर में हम कहेंगे तो क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड। लेकिन वो है क्या, जुगाड़ तरीका। ठीक है। और जब भी बैलेंसेस होंगी, इक्वेशन बैलेंस होंगी, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशिएंट को यूज किया जाएगा। कैसे होगा? एक सिंपल सा एग्जांपल लेके हम इसको देखते हैं। देखिए, लल्लू प्रॉब्लम है, एकदम लल्लू वाला काम कि आयरन और वाटर मिलके आयरन ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर रहे हैं और हाइड्रोजन साथ में प्रोड्यूस हो रही है। तो पहला स्टेप क्या है इसका? देखिए, आपको नंबर ऑफ एटम्स देखना है हर एलिमेंट का, रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में भी। तो यहाँ पर अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखें, रिएक्टेंट साइड देखें, तो रिएक्टेंट साइड में आपको आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिख रहे हैं। आयरन एक है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन का 1 एटम है। लेकिन प्रोडक्ट साइड में आयरन के 3, ऑक्सीजन के 4 और हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल सॉरी 2 एटम्स प्रेजेंट हैं। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, हम बैलेंस कर रहे हैं ऑक्सीजन एटम को, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो वाटर मॉलिक्यूल है उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड सेम हो जाएंगी। आप देखते हैं, दोबारा से चेक करते हैं हम थर्ड स्टेप में। अब आप देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है। ठीक। अब सेकंड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। अब हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, तो क्या करेंगे, जो राइट हैंड साइड है उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इट बिकम्स लाइक दिस। तो पहले हमने ऑक्सीजन को इक्वल किया, अब हम हाइड्रोजन को इक्वल कर रहे हैं। एंड इन थर्ड स्टेप हम किसको देखेंगे, क्या बच गया हमारे पास, आयरन। आयरन यहाँ पर 1 है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट साइड में 3 एटम्स हैं, तो सिंपल सी बात है 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड इसको इसीलिए कहा जाता है। कुछ लोग उस एटम को लेते हैं वो जो सबसे ज्यादा नंबर में होता है। ठीक है। सो अब हम फाइनली देख सकते हैं हमारे तीनों एटम आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों साइड इक्वल हैं। सो इट इज नोन एज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब मैं आपको कुछ इक्वेशंस दे रहा हूं
लल्लू प्रॉब्लम्स है ये भी, लल्लू प्रॉब्लम्स। आप इनको बैलेंस करिए और फटाफट कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, एक रिएक्शन के लिए मैक्सिमम आप 1 मिनट ले सकते हैं, नॉट मोर देन दैट। तो 6 रिएक्शन है, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि विद इन 5 मिनट करें, बट 6 मिनट से ज्यादा आपको नहीं लेने हैं, ठीक है। इनके आंसर्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, इसके बाद आपके एनसीईआरटी में एक बड़ी इजी सी एक्टिविटी दी हुई है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन ए वॉच ग्लास। क्या है, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन दिखाई गई है टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। तो करना क्या है, एक मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करना है। क्लीन कैसे करेंगे, सैंड पेपर से उसको रब कर लेंगे। आपको ये भी ध्यान में रखना है, क्यों हमने उसको क्लीन किया, क्यों हमने उसको सैंड पेपर के साथ रब किया। उसके बाद टोंग की हेल्प से इसको बर्निंग स्प्रिट लैंप के पास लेकर जाना है, और आप देखेंगे धीरे धीरे ऐश बनना शुरू हो जाएगी, जो हम वॉच ग्लास में कलेक्ट कर लेते हैं। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, इस पूरे एक्टिविटी में आपने क्या ऑब्जर्व किया, चलिए डिस्कस करते हैं, आसान भाषा में इसको समझते हैं, है ना। ये मैंने आपको बता दिया कि हमने मैग्नीशियम रिबन लिया, सैंड पेपर से उसको क्लीन कर दिया, उसके बाद टोंग की हेल्प से उसको होल्ड करके और उसको बर्निंग बर्नर के पास लेके गए। मैग्नीशियम रिबन बर्न करना शुरू कर देता है, लेकिन बर्न करने के साथ साथ यहाँ पर किस कलर की फ्लेम प्रोड्यूस होती है, व्हाइट कलर की फ्लेम प्रोड्यूस होती है। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिला वो हमने एक वॉच ग्लास में कलेक्ट कर लिया, ठीक है। और जब हमने इसको पीएच पेपर के साथ चेक किया तो ब्लू कलर हमें मिला, रेड लिटमस पेपर को इसने ब्लू कर दिया, ठीक है। पहले हमें क्या किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला हमें, और उसको फिर हमने वाटर के साथ फर्दर रिएक्शन करवाया तो हमें मिला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब दो क्वेश्चन अराइज होते हैं बच्चों यहाँ पे, कि हमने क्लीन क्यों किया उसको, और ऐसा बोला जाता है, टीचर्स ऐसा एडवाइस करते हैं कि मैग्नीशियम रिबन को हमारी आंख से जितना दूर हो सके उतना रखना है, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करने का सबसे मेन रीजन ये है कि मैग्नीशियम रिबन के पास के ऊपर कोटिंग बन जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, क्योंकि जब एयर में वो होता है तो ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट करती है। सो बर्निंग से पहले इसको क्लीन कर देते हैं सैंड पेपर से टू रिमूव द एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम द सरफेस। तो इससे क्या होगा, ये फटाक से जलेगा ऑक्सीजन के साथ एयर में। दूसरी बात कि इसको क्यों दूर रखना है, क्योंकि जो डेजलिंग लाइट, ब्राइट लाइट जो प्रोड्यूस होगी ना व्हाइट कलर की, ड्यू टू बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, इट कैन बी हार्मफुल टू आवर आईज, इसलिए इसको जितना पॉसिबल हो सके उतना दूर रखने की जरूरत होती है। तो पहली एक्टिविटी आपको समझ आई, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, कैसे केमिकल रिएक्शंस को, इक्वेशंस को बैलेंस करना है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब किसी भी केमिकल रिएक्शन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, हम कब कहेंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। केमिकल रिएक्शन होने के टाइम पे या तो कलर चेंज हो सकता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है, गैस रिलीज हो सकती है, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो सकती है। ये चारों रिएक्शन आप यहाँ पे देख पा रहे हो। आयरन को हमने कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का था उसके साथ रिएक्शन करवाया, तो आयरन सल्फेट बना ब्लू ग्रीन कलर का, तो कलर चेंज हो गया ब्लू से ब्लू ग्रीन। टेम्परेचर राइज, कैल्शियम ऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन क्विक लाइम की, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, स्लेट लाइम बना, एंड इज इवोल्व, तो टेम्परेचर चेंज हो गया। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को कंबाइन करवाने से वाटर मॉलिक्यूल बना जो कि लिक्विड स्टेट में होता है, तो गैस से लिक्विड की फॉर्मेशन हो गई। देन दोबारा से यहाँ पर दिखाया हुआ है कि कैसे गैस रिलीज हो सकती है, जिंक को H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाने पर जिंक सल्फेट बना एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। कई बार प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन भी हो जाती है, लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो लेड आयोडाइड की फॉर्मेशन होती है जो कि येलो सॉलिड प्रेसिपिटेट बनाता है, ठीक है। तो अगर इस तरह की कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं देन वी कैन से केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस और अकरिंग, ठीक है। चलिए अब कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, कुछ ऐसी होती है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। तो रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड, एंडो मींस इनसाइड, अंदर रख लेना,
तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई। लेकिन कुछ ऐसी होती है जिसमें एनर्जी या हीट रिलीज होती है, दे आर नोन एज एक्सोथर्मिक। बहुत कॉमन सी दो रिएक्शन है, आप याद रख सकते हो। रेस्पिरेशन प्रोसेस आपको पता है क्या होता है रेस्पिरेशन में, कि जो हमारा फूड होता है उसका ब्रेक डाउन होता है CO2 प्लस H2O में, एंड एनर्जी इज रिलीज, जो कि हम कहते हैं कि एटीपी की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है, एंड विच इज यूज टू परफॉर्म वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। लेकिन अगर उसका उल्टा करके देखें हम, तो क्या होगा, CO2 प्लस H2O कंबाइन करते हैं और ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो गई। यहाँ पे हीट या एनर्जी स्टोर होती है। तो फोटोसिंथेसिस इज एंडोथर्मिक and respiration is exothermic reaction. Clear to everyone? So photosynthesis endothermic है and respiration exothermic reaction है। कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम और स्लेक लाइम की रिएक्शन मैंने भी बताई थी, जो व्हाइट वॉश में यूज किया जाता है घरों में। अब कुछ काम की बात कर लें। काम की बात क्या है जी, बताइए सर। कि जरूरी नहीं है कि फिजिकल स्टेट मेंशन की जाए जब हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं ना, तो इस स्टेप को हम स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक स्टेप और भी होता है कि कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस भी होती हैं कई बार, जैसे एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर पे अगर प्रेशर रिएक्शन हो रही है, या अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो इसके लिए सनलाइट की जरूरत होती है, इसके लिए क्लोरोफिल की जरूरत होती है, तो उन कंडीशंस को भी मेंशन किया जाता है। इज इट क्लियर नाउ? चलिए फटाफट थम्स अप दीजिए। अगर अभी तक कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में फटाफट लिख दीजिए। अब मैं नेक्स्ट एक्टिविटी आपकी डिस्कस करने वाला हूं। एक एक एक्टिविटी आपकी क्लियर हो जाएगी अभी। एक्टिविटी दूसरी 1.2 क्या है कि लेड नाइट्रेट, अभी हमने देखी थी रिएक्शन PbNO3, लेड नाइट्रेट को लेना एक टेस्ट ट्यूब में, और उसमें क्या ऐड किया था हमने, पोटेशियम आयोडाइड KI। तो आपको रिएक्शन का रिजल्ट बताना है। तो करना क्या था इसमें कि लेड नाइट्रेट लिया एक टेस्ट ट्यूब में या बीकर में, और उसमें पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन मिक्स कर दिया, तो येलो प्रेसिपिटेट बन जाता है लेड आयोडाइड का। फटाफट क्विक रिएक्शन होती है और कलरलेस से वो येलो कलर का हो जाता है, प्रेसिपिटेट बन जाता है। और CBSE के जो सैंपल पेपर आया था 2021 का, उसमें क्वेश्चन था, देखिए क्या क्वेश्चन था। रीमा ने 5 ml लेड नाइट्रेट लिया एक सॉल्यूशन में बीकर में, और उसमें 4 ml पोटेशियम आयोडाइड ऐड कर दिया, तो क्या ऑब्जर्व किया उसने, सॉल्यूशन टर्न रेड सॉरी, येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड, व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड, रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट। तो अभी हमने क्या देखा, कैसा कलर चेंज हुआ, येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म। तो कौन से ऑप्शन में, यस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे बेटा, और इस बार से तो पैटर्न और चेंज हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन 50% आएंगे, है ना। तो आपको ध्यान रखना है, इसीलिए मैं एक एक एक्टिविटी आसान भाषा में समझा रहा हूं, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज। नेक्स्ट एक्टिविटी 1.3 की केमिकल रिएक्शन जिसमें गैस इवॉल्व होती है और टेम्परेचर भी रेज करता है। सारा एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट आपको क्लियर होने वाला है कि क्या लेना है। जिंक ग्रेन्यूल्स लिए कोनिकल फ्लास्क में, और उसमें या तो हम HCl ऐड कर सकते हैं या सल्फ्यूरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट, और या फिर डाइल्यूट HCl हम ऐड कर देंगे। क्योंकि हम एसिड की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है ना। तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे वहां से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होना शुरू हो जाएगी, और अगर हम बॉटम टच करेंगे फ्लास्क का तो वो हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसका मतलब दोनों काम हुए, टेम्परेचर राइज हो गया, टेम्परेचर राइज का मतलब हीट रिलीज हो रही है, हीट रिलीज का मतलब कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंड गैस हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। तो दोनों चेंजेस एक साथ हो गए। क्लियर? चलिए अब और इजी वे में, ये कंफर्मेटरी टेस्ट है कि हाइड्रोजन गैस निकलती है तो कैसे उसको कंफर्म कर सकते हैं। जिंक ग्रेन्यूल्स ले लिया हमने कोनिकल फ्लास्क में, ठीक है जी। सल्फ्यूरिक एसिड या HCl ऐड करना था। नाउ द मैजिक स्टार्ट्स, कि बबलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर उसको एक सोप सॉल्यूशन में डिलीवरी ट्यूब की हेल्प से कनेक्ट कर देंगे तो बबल्स निकलना शुरू हो जाते हैं हाइड्रोजन गैस की। और हाइड्रोजन गैस अगर आपको पता हो तो पोप साउंड प्रोड्यूस करती है। पोप साउंड को कैसे कंफर्म करेंगे, एक बर्निंग कैंडल को लेके जाएंगे जहां पे बबल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, और वहां पे पॉप साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी।
मैजिक सा क्रिएट होता है कि आप बबल्स के पास कैंडल लेके गए, पाट 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 पॉप साउंड प्रोड्यूस हो रही है ना। और अगर हम फ्लास्क को टच करते हैं, हम टेस्ट ट्यूब को टच करते हैं, तो कैसे हो जाता है, हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है। सो अलोंग विद इवोल्यूशन ऑफ गैस टेम्परेचर आल्सो राइजेस इन केमिकल रिएक्शन। हमने देखा था प्रेसिपिटेट बनेगा, स्टेट चेंज होगी, हीट रिलीज होगी, ये सारे चेंजेस अगर होते हैं तो हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन अकर्ड, है ना। चलिए, अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आया हुआ है कि आपको ये सेटअप देखना था और गैस एक बतानी थी क्या है। तो अभी हमने देखा गैस ए यहाँ पे कौन सी थी, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। बबल्स कौन सी गैस के बने थे, बबल्स किस गैस के बने थे, जिंक ग्रैन्यूल्स को हमने HCl के साथ या H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया था, तो ZnCl2 या ZnSO4 बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। और इसको हम कंफर्म कर रहे थे कैसे, एक बर्निंग कैंडल को उसके पास लेके जाते हैं जो बबल्स प्रोड्यूस हुए सोप सॉल्यूशन में, और बर्निंग कैंडल के साथ वो कैसी साउंड प्रोड्यूस करता है, पोप साउंड। एंड पोप साउंड प्रोड्यूस होना ही कंफर्मेशन है कि हाइड्रोजन गैस वहां पे इवोल्व हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस चैप्टर का एक एस्पेक्ट अभी हमने डिस्कस कर लिया कि बैलेंसिंग क्या है केमिकल इक्वेशंस की, क्या उसके स्टेप्स होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, है ना। केमिकल रिएक्शन कौन कौन सी होती हैं, किस प्रकार की होती हैं। बट बिफोर दैट अब हम आते हैं, मैंने आपको कुछ रिएक्शंस बताई थी जिसको आपको बैलेंस करना था, 5 मिनट का टाइम दिया था। अभी मैं चेक करूंगा कि कमेंट सेक्शन में किस किसने आंसर किया है। तो पहली रिएक्शन थी हमारी ZnCO3, ZnCO3। इसमें क्या बनना था, उसमें क्या बना हुआ था, ZnO प्लस CO2। तो ये तो बाय डिफॉल्ट ही आप ये कर सकते हैं, LOL ऑलरेडी बैलेंस्ड है। दूसरी रिएक्शन थी लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की, अभी हमने देखी थी। लेड आयोडाइड की फॉर्मेशन होती है, प्रेसिपिटेट बनते हैं, किस कलर के प्रेसिपिटेट बने थे, येलो कलर के प्रेसिपिटेट बने थे। CO कार्बन मोनोऑक्साइड को हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन होती है। आप चेक करते रहिए आपकी कौन सी इक्वेशन करेक्ट है, कौन सी इक्वेशन बैलेंस नहीं हो पाई आपसे, ठीक है। FeSO4 सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और Fe2O3 की फॉर्मेशन होगी। एल्यूमिनियम सल्फेट फिफ्थ रिएक्शन में बना और जिंक नाइट्रेट की फॉर्मेशन हो गई। तो आपकी कितनी रिएक्शंस करेक्ट है, फटाफट ये भी बताइए, सारी की सारी रिएक्शंस आप लिख के दीजिए। और जाते जाते एक काम की बात आपको बता रहा हूं कि कोई इंसोल्यूबल सब्सटेंस जब बन जाता है किसी रिएक्शन के प्रोडक्ट में, देन इट इज नोन एज प्रेसिपिटेट। और इसका बेस्ट एग्जांपल लेड नाइट्रेट वाली रिएक्शन में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। तो अगेन आई एम सेइंग, कोई भी कंफ्यूजन है आप फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछिए। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस या टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ये सारी रिएक्शन हम एक एक एक्टिविटी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। साथ में 2 वर्ड आपको बार बार आएंगे, लल्लू प्रॉब्लम्स आएंगी वो मैं मेंशन करूंगा, कुछ काम की बातें आएंगी वो आपको बताई जाएंगी, और सब कुछ होगा आसान भाषा में, इजी लैंग्वेज में। तो पढ़ते रहिए, रिएक्शंस बैलेंस करते रहिए, कमेंट सेक्शन में बताते रहिए।